नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं स्वच्छता स्वास्थ्य का पहला सिद्धांत है। सेहत ठीक रहे, बीमारियों से बचाव हो, संक्रमण का खतरा ना हो, इसके लिए साफ सफाई यानी स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। यदि स्वच्छता का अभाव होता है या कहीं लापरवाही होती है तो कई तरह की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही समस्या के बारे में जिसे न्यूरोसिस्टिक कहा जाता है। आम भाषा में टेपवर्म या फिर मस्तिष्क में कीड़ा भी कहा जाता है। क्या है ये अवस्था और किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल न्यूरोसिस्टिक क्यों उत्पन्न होता है और क्या होता है इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। न्यूरोसिस्टिक मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में संक्रमण से जुड़ी एक गंभीर अवस्था है जो शरीर में टीनिया सोलियम नाम के परजीवी या उसके अंडे के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होती है। ये परजीवी मिट्टी में पैदा होते हैं। जब मिट्टी में उगने वाली सब्जियों का सेवन हम करते हैं तो ऐसे में इन परजीवी और उनके अंडों को निगलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्तों और सतह पर रह सकते हैं। एक बार शरीर में ये कीड़े या उसके अंडे पहुंच जाएं, तो रक्त के साथ दिमाग में पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति टेपवर्म के अंडे निगलता है तो ये न्यूरोसिस्टिक संक्रमण का कारण बनता है। ये अंडे मांसपेशियों और मस्तिष्क के टिश्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर सिस्ट का निर्माण करते हैं। जब ये अंडे मस्तिष्क में सिस्ट बना देते हैं तो इनसे न्यूरोसिस्टिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होने पर कई तरह के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें दौरे पड़ना एक मुख्य लक्षण है। बच्चों में मिर्गी रोग एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में उत्पन्न नए दौरे का कारण न्यूरोसिस्टिक हो सकता है। न्यूरोसिस्टिक से बचाव के लिए आवश्यक है कि खुले में शौच न जाएं। शौच के बाद अच्छी तरह साबुन और पानी से हाथ धोएं। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खाएं। साफ सफाई का ध्यान रखना और सावधानी रखना न्यूरोसिस्टिक से बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किस तरह से न्यूरोसिस्टिक से बचाव किया जा सकता है, इसके लिए बेहद अहम है स्वच्छता का ध्यान रखना। लेकिन अगर ये समस्या उत्पन्न हो जाए तो क्यों आवश्यक है इसकी सही समय पर पहचान और सही तरीके से इलाज करवाना, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवध किशोर पंडित, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी, चीफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। न्यूरोसिस्टिक यानी मस्तिष्क में कीड़े की समस्या काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है और इसके विषय में कई सारे भ्रम भी हैं। भ्रमों को दूर करने की कोशिश हम करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। इससे संबंधित अगर आपकी भी कोई समस्या है या फिर कोई प्रश्न जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@totalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस अवस्था के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आपसे ही समझना चाहेंगे न्यूरोसिस्टिक को स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए कितना चुनौतीपूर्ण आप मानती हैं और क्यों आवश्यक है इसके विषय में जागरूकता बढ़ाना और जानकारी देना। न्यूरोसिस्टिक बहुत कॉमन है। पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन के करीब लोग हैं जिनको न्यूरोसिस्टिक है और मोस्टली जैसे हमारे जो देश हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है मिर्गी का, जो कि प्रिवेंट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रिवेंशन सिर्फ एक हाइजीन और जो है सफाई स्वच्छता की वजह से हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में है तो ये पब्लिक हेल्थ के इम्पोर्टेंस के लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा। जी डॉक्टर अवध किशोर, न्यूरोसिस्टिक जो है कहा जाता है कि स्वच्छता का अभाव जो है अगर होता है तो उससे खतरा बढ़ता है। दरअसल क्या कंडीशन है, किस तरह से बताना चाहेंगे और क्या कारण होता है कि ये संक्रमण किसी व्यक्ति में हो जाए? नमस्कार। न्यूरोसिस्टिक असल में हमारे रोज़मर्रा की स्वास्थ्य स्वच्छता पे बहुत निर्भर करता है। जनरली जब हम कोई कम पका हुआ मीट या कम पके हुए सब्ज़ी या
थोड़ा गंदा पानी, उनके द्वारा ये संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और ये प्रवेश होने के बाद ये एक हमारे अंतड़ियों में इंटेस्टाइन के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे ब्रेन, और ब्रेन के अलावा कॉमनली साधारणतः तो ब्रेन को असर करता है, लेकिन आँखों को में, मसल्स में, मांसपेशियों में, किडनी में, हार्ट में, एक तरीके से शरीर के हर अंग को ये संक्रमित कर सकता है। जी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्वच्छता और हाइजीन का ध्यान रखें, और इससे होने वाली कई सारी सिम्टम्स होते हैं। और जैसे मैडम ने बताया कि सबसे मिर्गी का सबसे साधारण कारण ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है। जी डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जब जो संक्रमण है कोई भी आमतौर पर जो कि कंटामिनेटेड फूड या संक्रमित पानी से होता है, उसको अक्सर पेट के लक्षणों के साथ ही जोड़ा जाता है कि पेट की कोई समस्या होगी। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए, पूरी साइकिल कैसे होती है, ट्रांसमिशन की जो प्रक्रिया है कि कैसे ये एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा और फिर किस तरह से जो समस्या है वो उत्पन्न होती है? इसके स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाहूँगी, हमने अपने 100 बच्चों को इंटरव्यू करके देखा कि जो मोस्टली जो लक्षण है सब में क्या आया कि 75% के अंदर जो आया उनके अंदर पानी की प्रॉब्लम थी, जो पानी साफ नहीं हो रहा है सब। और दूसरे बात है, उन लोगों को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, ये चाउमीन और ये चाउमीन पसंद है, सारे और सैंडविचेस पसंद हैं जिसके अंदर जो पका के नहीं देते हैं, सैंड कैबेज वगैरह। और जिन लोगों, इन बच्चों के अंदर सारे कहीं होता है आसपास में बहुत ज़्यादा सुअर होते हैं या बहुत ज़्यादा ओपन में डेफिकेशन करते हैं, शौच के लिए खुले में जाते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं। उससे ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो ये एक पिग्स जो हैं, सुअर और इंसान दोनों के बीच के अंदर से ये साइकिल चलती है। तो अभी जैसे आपको डॉक्टर अवध ने बताया कि अगर अच्छी तरह वो पोर्क जो है, सुअर का जो मीट है, वो प्रॉपरली पूरा पका हुआ नहीं हो, थोड़ा आधा कच्चा पका हो, या सब्जियों में जो कंटामिनेशन हो, उससे हमारे को बॉडी में प्रवेश करते हैं ये कीटाणु। और हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर से फिर जो निकल के वो हमारे बाकी शरीर के पार्ट में जाके, दिमाग में जाके, मोस्टली जो सर में दर्द होता है या दौरे पड़ने का, या दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है, या आँख में चले जाते हैं, या मांसपेशी में, या बाकी अंगों में भी जा सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली तो सिर में, दिमाग में जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे इंसान के हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, उनके शौच के अंदर भी इनके कीड़े के अंडे जा सकते हैं। और जब ये बाद में जो अंडे कंटेमिनेट होते हैं, उसके बाद वो कैसे मिलेंगे दोबारा से सुअर भी जो खा रहा है, जो ओपन में शौच होती है आदमी लोगों की करते हैं, या वो खुद भी सुअर के होते हैं, तो वो लोग जो खाते हैं फल सब्जी वगैरह जो खाते हैं, वहाँ से उनके अंदर जाती है, वहाँ से फिर उसके कीड़े बन के सिस्टिक सर्कस बनते हैं जो मसल में हो जाते हैं, फिर वहाँ से फिर वापस साइकिल चलती रहती है। तो मोस्टली हमारे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि हमारा जो शौच और मुंह के बीच में, अगर हम लोग वहाँ शौच के बाद सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, फील्ड्स में ओपन में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंटामिनेशन हो रहा है। तो आपको मोस्टली हम लोगों को जो मिल रहा है, जो हमारे जो कंट्री में लोग हैं जो सुअर का मीट बहुत कम खाते हैं, जो हमारे बच्चों में भी 3% में था, बाकी सब में हमें सब्जी फल में जो कंटेमिनेशन या अंडे की मिल रही है उससे होता है। जो मैक्सिमम जो कैबेज है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, या कोरिएंडर जो हम धनिया है, ये सारी चीज़ें जो कच्ची पक्की होती हैं, बेसिकली हम कच्चे ही डाल देते हैं ऊपर से या हल्का से सौटे करते हैं, तो उनसे ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है। और हमेशा शौच के बाद और खाना खाने से पहले हमेशा हाथ को ध्यान से धोना है। एक बार ये परजीवी या पैरासाइट शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद कितना समय लगता है कि व्यक्ति में समस्या होगी? क्योंकि जैसा डॉक्टर अवध आपने बताया कि पहले इंटेस्टाइन में या आंतों में जो है ये परजीवी जाता है, कितना समय लगता है जिसमें मस्तिष्क में वो पहुंचेगा, उसके बाद सिस्ट बनेगी और शायद उसके बाद लक्षण आना आरंभ होंगे? जनरली ये जो सिस्ट जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो इंटेस्टाइन में इसका एक समय होता है, ड्यूरेशन होता है, जो कि कम से कम 2 महीने में इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है और वो टेप वर्म जो पैरासाइट जो है वो फिर अपने एग्स और जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स भी बोलते हैं वो रिलीज़ करते हैं। तो जनरली ये 2 महीने का पीरियड होता है जिस दौरान में कि संक्रमण बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद फिर ये शरीर के विभिन्न अंगों में फैलता है, जिसमें कि ब्रेन, मसल्स, आईज़, किडनीज़ और हार्ट संक्रमित होते हैं। तो और इसमें समय का कोई बहुत प्रतिबद्ध नहीं है कि ये 2 महीने में हो जाएगा। कई बार जब संक्रमण बहुत ही सीवियर होता है
पेशेंट की और मरीज की जो और भी आदि हालत होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ये संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से होता है। कई बार मरीज को कोई सिम्टम भी नहीं होते हैं, जैसे परिवार में एक जन को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है और अगर हम स्क्रीन करते हैं परिवारजनों को तो हमें कई बार मिलता है कि सब बाकी लोगों को भी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है लेकिन कोई लक्षण नहीं है या कोई प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। तो कम से कम संक्रमण और सिम्टम होने में 2 महीना मानते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रतिबद्ध समय नहीं है कि इस समय में ये हो ही जाएगा। डॉक्टर अवध, डॉक्टर शेफाली ने कुछ लक्षणों का जिक्र किया था कि बच्चों में मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है और कई अन्य तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। क्या बड़ों में जो लक्षण होंगे इस परजीवी के संक्रमण की वजह से वो उसी तरह के होंगे जो बच्चों में होते हैं या उनमें कुछ फ़र्क रहता है? नहीं, जो मिर्गी के दौरे हैं वो सबसे कॉमन, सबसे साधारण जो कॉमन सिम्टम बड़ों में भी मिर्गी के दौरे ही होते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से, लेकिन इसके और विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे सिर में दर्द होना। कई बार मरीज जो है आते हैं केवल बेहोशी की हालत में, अचानक से फर्स्ट टाइम आए जो कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। सिर में दर्द हो सकता है, कई बार पेशेंट केवल मेमोरी लॉस या डिमेंशिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ रेयर प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे कि कोई एबनॉर्मल मूवमेंट जिसको कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, और चलने में केवल इम्बैलेंस के तरीके से भी उसका लक्षण होता है। तो इस प्रकार से सबसे कॉमन मिर्गी है, उसके बाद ये सब भी लक्षण बड़ों में भी पाए जाते हैं, हो सकते हैं। डॉक्टर शेफाली, एक बार किसी बच्चे को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मिर्गी की अगर बात करें, क्योंकि और भी कई कारण हैं जिससे दौरे उत्पन्न हो सकते हैं, तो कितना आसान होता है या कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये डायग्नोज करना कि जो दौरे आ रहे हैं वाकई में इसका कारण न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है या कोई और कारण भी है, क्योंकि जो इलाज है वो उसी के आधार पर ही किया जाएगा? हाँ, हमने 100 बच्चों में देखा था जो 1 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, जिनको चलने का डेवलपमेंटल के बाकी सारे माइलस्टोन्स वगैरह जिनके नॉर्मल थे, उनमें 40% करीब बच्चों के अंदर ये न्यूरोसिस्टिक सर्कस पाया गया। कैसे डायग्नोज करेंगे? अगर किसी बच्चे को वैसे ठीक ठाक है, सडनली बहुत सारे दौरे पड़ने लग जाते हैं, और डायग्नोज करना आसान है क्योंकि उसका हम सीटी स्कैन जब कराते हैं तो सीटी स्कैन के अंदर हमारे को पता चल जाता है कि उसका जो न्यूरोसिस्टिक सर्कस दिमाग में जो है उसके सिस्ट हैं कि नहीं, तो उसमें डायग्नोसिस उसमें सिंपल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जी डॉक्टर अवध, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, ये लक्षण वो हैं जो दूसरी तरह की बीमारियों में भी हो सकते हैं, मिमिक्स हो सकते हैं या ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं, तो विशेषज्ञ के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है? क्या कोई विशेष तरह की जांच होगी जिससे ये अंडरलाइन किया जा सके कि वाकई जो समस्या है वो इस संक्रमण की वजह से हो रही है? जी, ये न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का जो डायग्नोसिस जो कंफर्म करना, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्वक है। हमारा जो सबसे साधारण जो जांच होती है वो सीटी स्कैन या एमआरआई होती है, जो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में या आँखों में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस को डायग्नोस करते हैं। साधारणतः जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होती है एक निशान के तौर पर आता है या मल्टीपल कीड़े और मल्टीपल निशान के तौर पर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। सामान्यतः हम लोग उसको सीटी स्कैन और एमआरआई से ही डायग्नोसिस करते हैं। हम किसी प्रकार की कई और जांचें हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल जांचें होती हैं, पर वो हम नहीं करते हैं क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। स्पेसिफिक हैं वो जांचें, पर उसके लिए हमें पेशेंट के पीठ से पानी निकालना और ये जांच ज़रूरी होती है। लेकिन साधारणतः सीटी स्कैन और एमआरआई से होती है। इसके जो दूसरी और बीमारियां जो इसके मिमिक करती हैं वो बहुत सबसे साधारण है ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोमा होता है या एब्सेस होता है ब्रेन में, या किसी प्रकार के छोटे कैंसर की शुरुआत होती है ब्रेन में, और उससे भी रेयर कॉज होते हैं जो अदर दूसरे टाइप के जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई एंसेफ्लाइटिस हो गया, इस प्रकार के और मिमिक्स हैं। लेकिन उसकी एक बार अगर हम सोच लेते हैं कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है पहली बार में, तो हम उसका फॉलोअप स्कैन करते हैं। मोस्टली हम लोग 6 से 8 हफ्ते पे रिपीट सीटी स्कैन एमआरआई करके उसका रिजोल्यूशन देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, किस प्रकार से उसमें चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, उस अनुसार फिर हम आगे की उसमें प्रक्रिया करते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास पहली बार मरीज आते हैं और वो टीबी के इलाज पे ऑलरेडी होते हैं, पर वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है, बहुत चुनौतीपूर्वक होता है। लेकिन मैं इस माध्यम से कहूँगा कि ये बीमारी का सही जाँच, कंफर्म होना, डायग्नोसिस,
इसका इलाज हो जाता है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, नागेंद्र जी हैं, हिमाचल से कॉल कर रहे हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत आपका नागेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी नमस्कार, मैं भारतीय सरकार का नागेंद्र सिंह मरीज बोल रहा हूँ जी। मतलब मेरा जैसे बचपन में खेलती बार या काम करती बार आप करती बार आप या कट तो फूल बहन था जी, तो मैं सूखी मिट्टी गाने के बुजुर्ग या बात को कैसे जी, डॉक्टर शेफाली ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बचपन में कहा जाता था कि अगर कहीं कट लग जाए या चोट लग जाए तो ऊपर से मिट्टी लगा लेनी चाहिए। अगर बाहर की मिट्टी लगाई जाती है किसी कट पे तो क्या उससे भी संक्रमण शरीर में प्रवेश कर सकता है? पहली बात है, कट में मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, उससे ये संक्रमण तो नहीं होगा, लेकिन कुछ और परेशानियां हो जाएंगी तो वो नहीं करना, पर उससे रिलेटेड नहीं है ये। और बस ये क्लियरली हम जानते हैं, मैं ऐड करना चाहूँगी बच्चों के उसके लिए जो डॉक्टर अवध ने भी बताया। हम लोग मेनली जो है ओपीडी में जब या कैजुअलिटी में जब नए बच्चे आते हैं इस बीमारी से, जो दौरे आ रहे हैं फ्रेश वाले, तो सीटी में ही मोस्ट लाइकली पता चल जाता है। और जो बच्चों में भी ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो सीटी में ना समझ आए तो एमआरआई में आ जाते हैं, और जो बाकी आगे के टेस्टों की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली स्पीकिंग। लेकिन कहीं टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, कई बार कोई डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो सब भी एडिशनली कारण होते हैं इन एडिशन टू जो अभी डॉक्टर अवध ने बताया। डॉक्टर शेफाली, कई सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। शोभना जी हैं, उनका सवाल यही है कि उनके बच्चे को जो है इस तरह के लक्षण आए थे, मिर्गी के दौरे आ रहे थे, उसके बाद उसको सिर में दर्द रहा। इस तमाम बात के बाद उन्होंने जब विशेषज्ञ को दिखाया तो टीबी की दवा उन्हें दी गई, उससे कोई लाभ नहीं हुआ और तकरीबन 2-2.5 साल के बाद उन्हें पता चला कि जो मस्तिष्क में कीड़े की समस्या है वो उस बच्चे को है। तो विशेषज्ञ पर कितना निर्भर करता है, और वाकई अगर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर अवध ने भी बताया था कि कई लोगों को टीबी की दवाई दी जाती है, और हमारे पास कई लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी दौरे पड़े होते हैं, सीटी के अंदर ये रिंग लीजन होता है और जिसको टीबी की दवाई चल रही है। हमारे को खुद देखना होता है, क्योंकि सीटी के अंदर मोस्टली हम 70 to 80% टाइम में बता पाते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस लग रहा है या न्यूरोसिस्टिक सर्कस मिल रहा है, क्योंकि उसके लक्षण से और बच्चे के बाकी लक्षणों से। पर कई बार बच्चे में कोई और लक्षण होते ही नहीं है, तो एमआरआई के जाके कॉन्ट्रास्ट एमआरआई में, सीटी में भी कॉन्ट्रास्ट देके करते हैं, उसके बाद से हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और अगर हम वो भी 95% में हो जाता है, 5% में बाकी बच्चे को पूरा देख के एंसिलरी एविडेंस लेके हम लोग निष्कर्ष बना पाते हैं और टीबी की दवाई फिर हम बंद कर देते हैं। एक चीज समझिए कि जो दौरे, इसमें जो न्यूरोसिस्टिक सर्कस के इलाज में 3 चीजें हैं। एक तो है कि आपको दौरे पड़ रहे हैं, उसके दौरे की दवाई चलेगी, ठीक है, अगर जिसको दौरे पड़ रहे हैं। पर दूसरा है उसके जो उसके कीड़ा मारने की दवाई देने, और तीसरा है कि दिमाग में प्रेशर बढ़ाने जो बड़ा है उसकी दवाई देने के लिए, करने के लिए। तो 3 चीज़ों का इलाज चल रहा है, लेकिन अनट्रीटेड, बिना ट्रीटेड भी जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि सीटी स्कैन अगर हम कराते हैं, हमारे लोगों में से भी कराएंगे, कई लोगों के किसी में सिस्ट निकल जाएगी, और सिस्ट के वेरियस स्टेजेस होते हैं। वेसिकुलर होता है, फिर उसके बाद कोलॉइडल होता है, नोडुलर होता है, उसके बाद कैल्सिफाइड होता है। तो अगर क्या अपने आप ही नेचुरल हिस्ट्री में अपने आप ही कीड़ा मर जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है उससे और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कई बार पूरा रिजॉल्व कर जाएगा, कई बार निशान छोड़ेगा। हमें हाथ में जब चोट लगती है तो कई बार हमारे चोट का निशान रहता है, कई बार नहीं रहता। अगर वो निशान रहता है तो दिमाग में वो कैल्सिफिकेशन होता है, और उसमें देखा जाए दौरे ज्यादा पड़ते हैं। कई बार होगा कि कई बचपन में हुआ होगा और बड़ी उम्र में जाके दौरे पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कीड़ा मर गया था उसके आसपास, वो जो कैल्सिफाइड था उसके आसपास भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई जब दौरे पड़ जाते हैं। तो बड़ा वेरिएबल है, बिना इलाज के भी हो जाता है, और ये सबको जानना जरूरी है, और इसीलिए देखना पड़ेगा पूरा बच्चे को कंप्लीटली। जी, दवाओं के अलावा क्या कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है जो इलाज के लिए आवश्यक होगी, डॉक्टर अवध? जनरली दवाइयाँ मेजर जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो कवर करती हैं, लेकिन हाँ, सर्जरी की आवश्यकता कुछ सेलेक्टिव केसेस में होती है, जैसे कि ब्रेन में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सिस्ट जो है, जो हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स में जो पानी की थैली होती है वो बढ़ जाती है, उसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं। उस सिचुएशन में या तो हम उसको शंट सर्जरी से, जिससे कि हम उस पानी को ड्रेन कर सकें, तो एक वो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और कई बार हम उस सिस्ट जो पानी की थैली वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं
सर्जन्स उस सर्जरी के प्रक्रिया से उस सिस्ट को निकाल भी देते हैं। तो ये 2 सर्जरी की ज़रूरत कई बार पड़ती है, जो कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में की भी जाती है, और ये हमारे जान बचाने के भी काम आती हैं। तो इसीलिए उसको सेलेक्ट करना और सर्जरी करना, और ख़ास करके जिनके आँखों में संक्रमण है उसमें दवाइयाँ इंडिकेटेड नहीं होती हैं, जो कि आँख के आई बॉल जो होता है उसके अंदर अगर सिस्ट हो तो उसमें दवाइयाँ जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देनी होती हैं। स्टीरॉइड और फिट्स की दवाइयों की ज़रूरत है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आँखों के अंदर अगर सिस्ट है तो उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, और कई बार रेयर केस में स्पाइनल कॉर्ड में भी, अदरवाइज दवाइयाँ में पर ये जो सर्जरी है बहुत कम प्रतिशत में जरूरत है, ये आप समझना है। और जैसे तो मुख्य तौर पर जो है दवाओं से ही इलाज। और डॉक्टर शेफाली, एक बात हम जरूर चाहेंगे कि यहाँ पर आप जानकारी के लिए सभी के लिए बता दें, संक्षिप्त में ही सही, क्योंकि दौरे पड़ने की जो समस्या है, जो इस स्थिति में हो रही है, पहले से किसी को पता नहीं होता है कि समस्या क्या है, दौरा भी पहली बार आएगा, किस तरह से दौरे का प्रबंधन किया जाना चाहिए, क्योंकि समस्या तो वैसे ही है लेकिन दौरे के दौरान भी जटिलता हो सकती है, चोट लग सकती है। कभी भी किसी को भी दौरा पड़ रहे हैं उसका सबको पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है। मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि दो चीज़ें सारे सब सिटीजन्स को हिंदुस्तान में पता होनी चाहिए। एक तो किसी का हार्ट की गति रुक गई है तो CPR करना, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और दूसरा है दौरे का केयर, क्योंकि दौरा किसी को कहीं पर भी पड़ सकता है, सड़क पे पड़ सकता है, कुछ है। जब भी दौरा पड़ता है तो एक साइड में करवट दिलाना है, देखना है कि उसके हाथ पैर में कहीं चोट ना लग जाए, कहीं लेटरली इसलिए लेटाना है साइड में क्योंकि खाने की नल के आगे सांस की नलकी होती है। अगर उल्टी आती है दौरे के दौरान तो कहीं खाने के पदार्थ सांस की नलकी में जाए तो एकदम से फेटल भी हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। तो टेढ़ा लेटाना है, मुंह में कुछ डालना नहीं है, पैनिक वगैरह नहीं करना है। और उसके बाद ये है, अगर पहली बार दौरा पड़ा है तो हम ऑब्वियसली हमारे पास दवाई नहीं होती है। जब दौरा किसी को पड़ा होता है किसी भी कारण से, फिर हम उनको एक नेजल स्प्रे आता है वो बोलते हैं देने को। और बच्चों के लिए हम लोगों ने सीजर कार्ड भी बनाया हुआ है, जैसे स्कूल के बच्चों का, आगे उनका नाम वगैरह और पीछे दौरे के लिए कैसे पोजीशन करना है और क्या दवाई की डोज देनी है स्प्रे की, ताकि वो अपने बैच में लगा के हमेशा रहे। तो वो सब तो आगे के लिए, फर्स्ट वाले में नहीं है। हमारी एक वेबसाइट है www.ped मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो ब्रेन, AIIMS.org, उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, उस पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स हैं जिसमें हमारे ये NCC और ये की हिंदी इंग्लिश भी है साथ में, और दौरे के कंट्रोल के लिए उसके क्या करना है वीडियोस भी हैं इंग्लिश और हिंदी में, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जानकारी आराम से वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है, और जाहिर तौर पर जानकारी जो है लाभदायक सिद्ध होती है भ्रमों को दूर करने के लिए। हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से संबंधित कुछ और भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अवध आपसे, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस क्या वायरस से होने वाला संक्रमण है? नहीं, ये एक पैरासाइट है, टेपवर्म, उससे होता है, वायरस से नहीं। जी। डॉक्टर शेफाली, क्या ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, क्योंकि वो शौच के माध्यम से जाता है। तो अगर उसके बाद वो सफाई ध्यान नहीं रख रहा है, साबुन से हाथ नहीं धो रहा है शौच के बाद, तो दूसरे को कंटेमिनेट हो सकता है खाने से वगैरह। लेकिन हमारे छुआछूत से वैसे नहीं है, हमारे जुकाम वगैरह से नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से। फिर शौच से और उसके बाद स्वच्छता का ध्यान नहीं रखो तब हो सकता है। फीको ओरल रूट से संक्रमण फैल सकता है। डॉक्टर अवध, क्या ये संक्रमण दूषित पानी के सेवन से होगा, या अगर सब्जियों को ठीक से न धोया जाए तो इसका खतरा बढ़ेगा? जी हाँ, दूषित पानी से, और सब्जियों को अगर सही से धोया, स्वच्छ, या उसको कुक ना किया गया हो तो उससे संक्रमण होता है निश्चित। जी। डॉक्टर शेफाली, बहुत सारे किशोर जो अपना वजन कम करने के लिए कच्चे सलाद, फल और सब्जियां खाते हैं, क्या उन्हें सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो सैलड वगैरह नहीं खाएं, लेकिन उसको अच्छी तरह धो के खाएं। और जो जिस जैसे है खीरा वगैरह है, और वो गाजर, खीरा, मूली, वो सबको छील के खाएं, और बाकी सबको अच्छी तरह से स्क्रब करके धो के खाना चाहिए। डॉक्टर अवध, क्या ये संक्रमण की समस्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों की ही है, रूरल एरियाज में ही होती है? जी नहीं, ये कि हर जगह है, रूरल में भी है, अर्बन में भी है, और ये लिमिटेड नहीं है कि केवल रूरल एरिया में ही है। जहाँ स्वच्छता नहीं है और वहाँ पे ये संक्रमण प्रभावित है। डॉक्टर शेफाली, क्या बच्चों में दौरों का कारण ये संक्रमण भी हो सकता है? ये दौरों का सबसे इम्पोर्टेंट कारण हिंदुस्तान में है और जो कि प्रिवेंटेबल है।
जी डॉक्टर अवध, इनमें से क्या लक्षण आ सकता है अगर किसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का संक्रमण हो जाता है? नज़र चले जाना या अंधापन, दृष्टिहीनता, सिर में दर्द या मेनिंजाइटिस? ये तीनों ही पॉसिबल हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में। डॉक्टर शेफाली, क्या बच्चों में हर दौरे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह से ही होते हैं? नहीं, इसमें देखा गया 1 साल से ज़्यादा के उम्र में जो बच्चे वैसे जिनको पहले कभी दौरे नहीं पड़े, तो 40% में हमने देखा है कि उनको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस पाया गया। डॉक्टर अवध, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति हो जिसमें लक्षण ना हो, क्या वो दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है? जी हाँ, जिसमें लक्षण ना हो वो डेफिनेटली वो संक्रमित कर सकता है, क्योंकि उसके अगर इंटेस्टाइन आर्टरियों में ये पैरासाइट इन्फेस्टेड है तो वो एग्स रिलीज़ कर सकते हैं और उससे दूसरे को संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर शेफाली, जिन रोगियों में दौरे हो रहे हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के कारण, क्या उनमें सिर्फ दौरों से बचाव की दवा देना ही काफ़ी है? नहीं, उसमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, कीड़ा मारने की दवाई देनी है और कीड़ा मारने की दवाई से 1 दिन पहले से दिमाग का प्रेशर कम करने की दवाई दी जाती है, जो 5 दिन के लिए दी जाती है ताकि दिमाग का प्रेशर ना बढ़े। जी डॉक्टर अवध, इसके जो ट्रीटमेंट है या इलाज है उसकी अवधि कितनी होती है, कितने समय तक इलाज चलता है? जी, ये निर्भर करता है ब्रेन में जो सिस्टिक सर्कोसिस निशान है वो कितने हैं। जनरली 1 से 2 निशान है तो ट्रीटमेंट 10 दिन का देते हैं। उससे ज़्यादा निशान है, सेलेक्टिव केसेस में हम इसका इलाज जो है 1 महीने तक देते हैं और स्टीरॉइड्स जो साथ में देते हैं उसकी अवधि और भी लंबी हो सकती है, उस मरीज पर निर्भर करेगा। और फिट्स की दवाइयाँ और भी समय ज़्यादा जा सकती हैं, साल, 2 साल, 3 साल उनके ट्रीटमेंट के रिस्पांस पर। डॉक्टर शेफाली, बच्चों में अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें दौरों की दवाइयाँ हो या फिर जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस संक्रमण कम करने की दवाएं हो, क्या उनके विकास पर या जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? अगर दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं दिमाग में, कई होते हैं, कई कहते हैं स्टारी स्काइड, मतलब हज़ारों कीड़े हैं दिमाग में। उन सब चीज़ों के अंदर हम सिर्फ स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन इन बच्चों की लाइफ स्पैन अदरवाइज अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो बाकी सब सही है। जी डॉक्टर अवध, किस तरह से बचाव किया जा सकता है इस संक्रमण से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? संक्षेप में मैं यही संदेश दूंगा कि स्वच्छता ही इसका एक मूल निदान है, जिससे कि इस संक्रमण को हम कम कर सकते हैं, जिसमें कि हाथ धोना समय पर, खास करके अगर आप रूटीन टॉयलेट और स्टूल पास करते हैं। दूसरा, अपनी फल, सब्जियां एवं पानी का स्वच्छता का ध्यान रखें। और जो मीट खाते हैं, खास करके सुअर, पिग मीट जो खाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, जो मीट प्रोसेसिंग है उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप उस मीट को 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट तक उसको कुक करें और फल सब्जियां साफ करके, पील ऑफ करके उसका। डॉक्टर शेफाली, बहुत संक्षेप में एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी? ये इन एडिशन टू डॉक्टर जो अवध ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, जो हाइजीन का, स्वच्छता के ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पब्लिक हेल्थ का करना पड़ेगा, जो ओपन फील्ड में शौच किया जाता है वो, क्योंकि उससे ही से सारे हमारे सब्जी और फल कंटेमिनेट हो रहे हैं, तो वो ना हो, उसके लिए ध्यान रखना है। और दूसरा है कि हमारे एक हेल्प फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है 24 आवर्स 1800-11-776 1800-11-776। उस पर कभी भी 24 घंटे फ़ोन करके कोई भी चाइल्ड न्यूरोलॉजी के सवाल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अवध किशोर पंडित, डॉक्टर शेफाली गुलाटी। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से संबंधित बहुत से भ्रमों को दूर किया है और ऐसे तमाम लोग जो अपनी सेहत बनाने के लिए कहीं से भी कटे फल सब्जियां खा लेते हैं, उनके लिए संदेश साफ है कि स्वच्छता का ध्यान रखना है, चाहे शौच के बाद हाथ धोना हो या फिर खाना पकाना। और कहा जाता है कि स्वच्छता हमारी सेहत का 2/3 होती है, यानी अगर स्वच्छता का ख्याल रखते हैं तो मान लीजिए कि आपकी सेहत मुख्य तौर पर ठीक रहेगी, संक्रमण और बीमारियों का खतरा नहीं होगा। न सिर्फ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बल्कि बहुत से संक्रमण हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है। छोटी सी बात है, हाथ धोने की बात है और खाना पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखने की बात है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।